जम्मू एंड कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह जी, चेयरमैन डीडीसी कठुआ कर्नल मोहन सिंह जी सेवानिवृत्त, बाबा स्वर्णजीत सिंह जी गद्दी नशीन दरबार गुरुद्वारा, एक्स डायरेक्टर CSIR IATR चेयरमैन मॉनिटरिंग प्रोफेसर R.K. सेठ जी, चीफ इंजीनियर इंजीनियरिंग सर्विस डिवीजन CSIR इंजीनियर अतुल कुमार गोयल जी, डिप्टी कमिश्नर जिला कठुआ नवनियुक्त श्री राहुल पांडे जी, SSP कठुआ श्री R.C. कोतवाल जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को बुके भेंट किया डॉक्टर राजेश गोखले जी ने। अब आलू जी ये एक सम्मान माननीय केंद्रीय मंत्री जी को उनकी कर्तव्य निष्ठा के लिए, उनकी कर्तव्य परायणता के लिए, उनके देश प्रेम के लिए, उनके विकास कार्यों के लिए, जो अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए, अपने भारत के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। और अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय केंद्रीय मंत्री जी को पगड़ी भेंट करना चाहते हैं। दुनिया च बसन लोग बथेरे, डोगरे दी शान बखरी, रब वर्गे इन्हां दे चेहरे, डोगरे दी शान बखरी। सरकार जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, सरकार जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, सरकार जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई जी को ये युवाओं के लिए दिन है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, भारत माता की, भारत माता की, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। डॉक्टर साहब की सोच है, हर एक राह में चिराग जलाना है मेरा काम, तेवर हवाओं के मैं देखा नहीं करता। हमारे सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर राजेश S. गोखले जी, श्री आलोक कुमार जी, प्रोफेसर अजय कुमार सूद जी, डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी जी, डॉक्टर M. रविचंद्रन, डॉक्टर S. चंद्रशेखर, पूर्व उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर डॉक्टर निर्मल सिंह जी, श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी, चेयरमैन डीडीसी कठुआ कर्नल मोहन सिंह जी, डिप्टी कमिश्नर कठुआ राहुल पांडे जी, आप भी साथ रहिए, SSP कठुआ श्री R.C. कोतवाल जी। पारंपरिक दीप प्रज्वलन, अंधेरे में उजाले। सबसे पहले तो मुझे आभार व्यक्त करना है मनोज सिन्हा जी का, समय के बावजूद, अभाव के बावजूद उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जुड़ करके इस कार्यक्रम में शिरकत की। इससे पहले कि मैं इस जनसभा को संबोधित करूं और सुशोभित मंच को संबोधित करूं, मैं चाहूँगा कि आपके निर्वाचित प्रतिनिधि होने के नाते एक फर्ज, एक दायित्व जो रह गया उसकी पूर्ति हो और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकूं कि मुझे लगता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद ये पहला ऐसा मौका है कि जम्मू कश्मीर में किसी एक मंच पर एक ही छत के नीचे भारत सरकार के सर्वोच्च अधिकारी इतनी बड़ी संख्या में पधारे और वर्तमान भारत के सर्वश्रेष्ठ सक्रिय वैज्ञानिक आपकी आंखों के सामने विराजमान, some of the best scientific brains of India sitting before you. मैं चाहता तो था कि इनका उपयुक्त परिचय प्रारंभ में हो जाता, लेकिन मुझे खुशी है कि ये काम मेरे हिस्से में आया है। बहुत से इनमें से ऐसे महानुभाव हैं जो पहली बार हमारे बीच में आए हैं, जिसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर उनका आभार व्यक्त करना है। आपके परिचय के लिए मैं 2 क्षण लेते हुए प्रोफेसर अजय सूद हैं,
प्रोफेसर थोड़ा सा उठ करके अभिनंदन करिएगा। पद्मश्री से सम्मानित हैं, अनेकों विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटियों के विजिटिंग प्रोफेसर हैं। आज यहाँ हैं, कल ये फिर से विदेश जा रहे हैं। पिछले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने फैसला लेकर के इनको भारत सरकार में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर नियुक्त करने का निर्णय लिया। क्योंकि ये ऐसी सरकार है जो मेरिट और जो योग्यता की कदर करते हुए भारत की विकास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। और जितनी भी पॉलिसी प्लानिंग साइंस की होती है देश में, उसका नेतृत्व प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दायित्व में होता है। उसके साथ आपके डॉक्टर राजेश गोखले जो आपको स्वागत भाषण अपना प्रस्तुत कर रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सचिव तो नहीं है, मुझे लगता है कि 4 या 5 सेक्रेटरीज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस मंच पर बैठे हैं, जो सीनियरिटी में शायद आपके तमाम ब्यूरोक्रेसी से सीनियर हो इस प्रदेश की। लेकिन उसके साथ साथ राजेश जी का ये भी परिचय है कि अपने में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत ही एक तेजस्वी और एक बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक हैं। पिछले दिनों जो कोविड का वैक्सीन भारत की ओर से ईजाद हुआ, DNA वैक्सीन, और जिसको फिर दूसरे देशों को भी उपलब्ध कराया गया, उसका ट्रायल राजेश जी के ही नेतृत्व में हुआ और वर्तमान में वो कोविड के नेजल वैक्सीन के ऊपर शोध कर रहे हैं। उनके साथ हमारे डॉक्टर S चंद्रशेखर हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग के सचिव हैं। कुछ समय पहले तक हैदराबाद के प्रमुख संस्थान के मुखिया थे। इनको भी हमने प्रोफेसर सूद की तरह वहां से उठा करके दिल्ली ले आए हैं और तमाम के तमाम साइंस योजनाओं का ये नेतृत्व कर रहे हैं। डॉक्टर M रविचंद्रन पहली बार शायद उत्तर भारत में आए हैं। अधिकतर समय इनका चेन्नई में गुजरा। पिछले 1 महीना इनको हमने दिल्ली लाए। पृथ्वी विज्ञान के विशेषज्ञ, समुद्र विज्ञान के विशेषज्ञ, प्रधानमंत्री ने लाल किले से जो आह्वान किया था डीप सी मिशन का, अगर आपको स्मरण हो, वो इन्हीं के काम के दायरे में आता है। कि आने वाले समय में जो समुद्र में से शोध करके समुद्र के तट के साथ जो व्यापार संपत्ति मौजूद है भारतीय महासागर में, उसको ला करके भारत की अर्थव्यवस्था का आधार बनना, वो डॉक्टर M रविचंद्रन के नेतृत्व में इनका विभाग कर रहा है। मैं उस दिन कह रहा था कि भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक समुद्र का नाम रखा गया। और कुछ एक लोग वैज्ञानिक ऑस्ट्रेलिया से आए थे, मैंने उनसे कहा कि आपने कभी सोचा ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट भी है, ऑस्ट्रेलिया आइलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, लेकिन उसके आगे पीछे का समुद्र का नाम ऑस्ट्रेलिया के नाम पर नहीं है, भारत है जहां इंडियन ओशन है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने समझा कि इसके भीतर क्या संपत्ति छिपी हुई है, और मोदी जी ने इसके लिए लाल किले से जिक्र किया और रविचंद्रन जी को ये काम सौंपा है। उसके अतिरिक्त आप सबके जाने पहचाने हमारे साथी, हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, DDC चेयरमैन कर्नल महान सिंह जी, जिनको बार बार मोहन सिंह कहा जा रहा था, ये महान भी और मोहन भी हैं, दोनों ही विशेषताएं इनमें मौजूद हैं। चंद्र प्रकाश गंगा जी हमारे पूर्व मंत्री, सीनियर नेता, हमारे हिंदुस्तान के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो गया जहां पर कि ये इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क स्थापित की गई। जैसे भी जिक्र किया जा रहा था, ये शायद 9वीं या 10वीं पार्क रहेगी पूरे देश में और उत्तर भारत में सर्वप्रथम। और न केवल जम्मू कश्मीर को इसकी सेवाएं और सुविधा उपलब्ध होगी, बल्कि पड़ोस के राज्य, भले हिमाचल प्रदेश है, भले पंजाब। अब इस बायोटेक पार्क की कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि अगर कहानी ना सुनाई जाए तो वेदना का एहसास नहीं होता। बताया होना ही आई। जैसे 3 घंटे की फिल्म चलती है, उसमें एक सैड सॉन्ग होता है, फिर हीरोइन बिछड़ जाती है, फिर वापस आती है तो पता चलता है कि क्या दाव पेच हुए। अगर ना बजा दे उड़ा गया है, ब्याह होना गया, बड़ी गाली गई। और हमारा स्वभाव है कि भाई होना ही था। सन 2014 में भरसक प्रयास के बाद इस इंडस्ट्रियल पार्क की मंजूरी दी गई। जब तक यहाँ किसी को कल्पना नहीं थी क्या था। और जब मैं ये प्रस्तावना लेकर के गया तो मुझसे पूछा गया कि साहब जहाँ हम लेकर के जा रहे हैं उनको ये मालूम नहीं है कि ये है क्या।
मैंने कहा इसीलिए हम लेकर के जा रहे थे कि एक जिम्मेवार प्रतिनिधि का काम ये नहीं है कि उसकी आंगन के ऊपर जो धरना लगे उसकी मांग के ऊपर वो काम करे, या जब कोई पुतला जला जाए तो उसका काम करे, या सिर्फ ट्रांसफर ही करे। उसका काम ये कि वो अध्ययन करे, शोध करे और अपने जनता तक, अपने इलेक्ट्रेट तक जाकर के पहुंचे कि आपके पास इस तरह के संसाधन मौजूद है, रिसोर्सेज मौजूद है, क्यों ना हम मिल करके इसकी मांग करें। लेकिन उसके बाद कुछ बीच में राजनीतिक घटनाएं हुई। एक कश्मीर से आवाज आई कि साहब ये कठुआ कैसे चला गया, राजधानी तो श्रीनगर ना हो तो जम्मू है। फिर जब विवाद बढ़ने लगा तो हमने कहा कि हमारा काम ना रुक जाए, तो हमने ये कहा कि साहब एक कश्मीर को भी दे दी जाए, तो कश्मीर को चला गया। प्रारंभ में वहां से ये आवाज आई कि ये गांधरबल में होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की वो चुनावी क्षेत्र, सरकार बदल गई, दूसरे मंत्री जी आए, उन्होंने कहा नहीं मेरा चुनावी क्षेत्र कुपवाड़ा है, तो हरिद्वार चला गया। तो उसी दाव पेच में ये विलंब होता गया, लैंड ट्रांसफर ना हो सका वहां पर। अब जैसे उपराज्यपाल जी कह रहे थे वहां गति बढ़ी है, लेकिन इस दौरान दिन प्रतिदिन डे टू डे बेसिस फॉलो अप करके हमने यहाँ की बायोटेक पार्क को मुकम्मल करने में सफलता प्राप्त की। इसके लिए, सहयोग के लिए मैं विभाग की और मोदी जी का आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि अक्सर जो लोग बिना सोचे हुए उठ करके कह देते हैं कि सब कश्मीर गया, कश्मीर गया। तो जरा नजर घुमा कर देखें, ये कश्मीर की गया ही नहीं है, अभी कश्मीर पहुंच रहा है। क्योंकि हमें ये बात समझनी होगी वंस एंड फॉर ऑल कि जब से मोदी जी ने इस देश की कार्यभार संभाली है, कोई असंतुलन नहीं रहा। जो वर्षों से हो रहा था क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक असंतुलन, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। जब एम्स को लेकर के यहाँ पर एक प्रदर्शन हुआ, श्रीनगर में एम्स यहाँ नहीं था, तो तभी और बात अपनी तर्क के साथ कि आजकल तर्क का युग है, एविडेंस बेस्ड आर्ग्यूमेंट। पिछले 8 वर्षों में ऐसे ऐसे अनेक प्रोजेक्ट है जो एक ही समय में मोदी जी ने जम्मू संभाग को दिए और कश्मीर संभाग को दिए। जम्मू में वो मुकम्मल हो गए, कश्मीर में ना हो सके क्योंकि वहां पर परिस्थितियां कुछ ऐसी अनुकूल नहीं। ऐसा नहीं था कि वहां पर दिलचस्पी नहीं ली गई, और वहां किए भी जाएंगे, लेकिन इन्हीं कारणों से वहां पीछे रह गए। लेकिन क्योंकि एक समान दोनों के साथ रवैया, एक समान ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, इसलिए कश्मीर के मामले में कई प्रोजेक्ट जम्मू में। उदाहरण के तौर पर आज का बायोटेक पार्क है, इसी तरह एम्स है, डॉक्टर शक्ति गुप्ता यहाँ बैठे हुए हैं। तीसरा बैच इस साल शुरू हो रहा है, जून के महीने में इसी परिसर में क्लास लगने वाली है। कश्मीर में अभी एम्स शुरू नहीं हो पाया, अलॉट हो चुका है। इसी तरह रिंग रोड है, आपके पहले फेज का लोकार्पण हो चुका है, श्रीनगर में अभी नहीं हुआ। हाईवे विलेजेस, हिंदुस्तान के 2 पहले हाईवे विलेजेस कठुआ और उधमपुर को मिले हैं, अभी कश्मीर पहुंचने बाकी है। कश्मीर के जम्मू कठुआ के काम में इसलिए विलंब हुआ तो वो भी आपको कोई आगे पूछेगा, क्योंकि इस सड़क की 6 लेनिंग होने वाली है। क्या वो अच्छी बात नहीं है? 4 लेनिंग की 6 लेनिंग होगी, उसकी अलाइनमेंट बदलेगी, इसलिए हमने कहा कि काम रोक दिया जाएगा। सीड प्रोसेसिंग प्लांट 2 बने हैं कठुआ में पिछले 4 सालों में। एक्सप्रेस कॉरिडोर दिल्ली से होता हुआ, अमृतसर से होता हुआ पठानकोट, कठुआ, जम्मू तक 6 लेन के जरिए चलता हुआ कटरा तक 6 घंटे तक पहुंचाएगा। यहाँ बना, कहीं और नहीं बना। फिर आप कहते हैं सारा वहां चला गया। मुझे कल किसी ने बताया कि कोई कल पत्रकार बैठे हुए थे, एक दूसरे बात कर रहे थे, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे ही चला। क्योंकि आजकल वो सोशल मीडिया इतना वक्त ले लेता है कि अध्ययन करने का समय नहीं रहता। आंकड़ों सहित अध्ययन करके आंकड़ों सहित बात की जाए, हम जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व है। वरना हम मोदी जी ने जो जहां बना है कहीं और नहीं बना। मेडिकल कॉलेजेस केंद्र की राशि से 4 जम्मू संभाग में, कश्मीर में सिर्फ 3 और यहाँ के 4 लागू हो गए। यही एक वाहिद लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरे देश में, उधमपुर, कठुआ, डोडा, जहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 केंद्रीय सहायता से मेडिकल कॉलेजेस स्थापित हुए कठुआ और डोडा। ये आंकड़े मौजूद हैं, अगर मौजूद नहीं है तो हम आपको लिख करके दे सकते हैं। लेकिन अगर स्वभाव में ऐसा है कि नहीं ये किसी नहीं हुआ, तो वो एक पुराना, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एक फिल्म
का गीत था कि मेरे दिल ने चाहा था रोना रुलाना, तेरी याद बन गई एक बहाना। तो मैंने तो रोना ही था, तो मोदी याद ही करना, मेरे कुछ होती याद ही रोना था। तो कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा। हम समझे मोदी जी ने हमें कितना बता दिया। आपने मेहनत की, जो आपने परिश्रम किया, जो आपने मार्ग। मैं संक्षेप में मात्र इतना कहूँगा कि आज का दिन बड़ा ऐतिहासिक दिन है। आज जम्मू कश्मीर भारत के नक्शे पर उभर कर आया है, जिस तरह से पहले कभी ना उभरा था। आज कठुआ हिंदुस्तान के चुनिंदा शहरों में 9 या 10 शहरों में शुमार हुआ है, जहाँ पर के इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क स्थापित की जा रही है उत्तर भारत की पहली। ना केवल ये सुविधा और सेवा जम्मू कश्मीर के लिए उपलब्ध रहेगी, बल्कि पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए भी। और मुझे विश्वास है कि स्टार्टअप कल्चर जो थोड़ी सी गति धीमे से पकड़ रहा था इस क्षेत्र में, भले के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015 में लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में आह्वान किया था स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के, स्टार्टअप खड़े हो जाओ ताकि हिंदुस्तान खड़ा हो जाए। लेकिन किसी कारणों से वो यहाँ तक रोशनी नहीं पहुँच पाई, जबकि कर्नाटक, गुजरात जैसे प्रदेशों ने इसमें बहुत प्रगति की है। मुझे लगता है कि जो हमारे विभाग हैं, साइंस तकनीकी है, हर प्रकार की मोदी जी के नेतृत्व में सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। टेक्नोलॉजी की सुविधा, आर्थिक सहायता, आपने देखा हमारे से ही सहयोग लिए हुए बच्चों ने ड्रोन का शो किया है BD3 हमारे से सहयोग लिए हुए बच्चे आज अनेकों इनोवेशन के कार्य करके लाखों रुपया कमा रहे हैं। और हमारा जनप्रतिनिधियों का, मीडिया की ही दोस्तों का ये दायित्व बनता है कि जो नए आयाम मोदी जी ने, नए विकल्प हमारे सामने रखे हैं, इसकी जागरूकता पैदा की जाए और हमारी मानसिकता में जो सरकारी नौकरी बैठ गई है उसको निकाल करके कई गुना अधिक आमदनी का स्रोत है ये। कोई भी सरकार, विश्व का कोई भी देश हो, हर व्यक्ति को एक तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती, लेकिन एक जिम्मेवार सरकार जैसे मोदी जी की सरकार है ऐसे विकल्प लेकर के आई है। बहुत से ऐसे प्रदेश, मुझे विश्वास है कि आज का ये कार्यक्रम भी उस दिशा में हमें आगे बढ़ाने में काम करेगा। जैसे मोदी जी ने कहा, अमृत महोत्सव 25 वर्ष के बाद जब भारत विश्व पटल पर खड़ा होगा तो कठुआ और इसके आसपास के क्षेत्रों में जो अपार रिसोर्सेज हैं, यहाँ बैम्बू के रिसोर्सेज हैं या एग्रीकल्चर के रिसोर्सेज, एग्रीटेक स्टार्टअप में मुझे लगता है कि सबसे पहले लीड ली जा सकती है इस क्षेत्र की ओर से। और ऐसा करने में हम सफल हो जाए तो 2047 में जब हिंदुस्तान अपनी 100वीं सालगिरह मनाएगा तो हम भी फख्र के साथ कह सकेंगे कि जहाँ तक हिंदुस्तान को पहुँचाने में आपका, हम सबका कहीं ना कहीं बहुत अधिक नहीं तो थोड़ा सा योगदान रहा।